Very good morning to everyone. I hope you all are doing your homework very well. But very less number of students send me your homework. So try to send maximum student to your homework in your homework group. Yes, student, and I hope you all are well in your home. Now today we will discuss the next topic of our class 12th of our chapter surface chemistry, that is a factor affecting the adsorption of a gas on a solid. Now student, the first factor on which the adsorption of a gas on a solid depend is the nature and surface area of adsorbent. देखो फर्स्ट क्या है बेटा फैक्टर, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडसोर्बेंट. अब एडसोर्बेंट क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिस पर आके एडसोर्बेंट स्ट्राइक होता है, एडसोर्बेंट अट्रैक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडसोर्बेंट. अब हम अगर नेचर की बात कर रहे हैं एडसोर्बेंट की, तो एडसोर्बेंट कुछ भी हो सकता है. जैसे मैंने कहा एक ये सरफेस है ए, एक ये सरफेस है बी, एक ये सरफेस है सी. दिस इज अ एडसोर्बेंट. अब नेचर ऑफ द एडसोर्बेट, अगर मैंने कहा कि जो एडसोर्बेट है इट इज अ सेम, लेट्स सपोज एक्स इज द एडसोर्बेट. अब एक्स ने आके इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर जुड़ना है. सेम इन केस ऑफ अ डिफरेंट एडसोर्बेंट, दिस इज अ डिफरेंट एडसोर्बेंट. और जो ये रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है ऑफ द एडसोर्बेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया. वो किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया. तो वी कैन से ग्रेटर द सरफेस एरिया, greater will be the adsorption and vice versa. मीन्स क्या हुआ? देखो अगर मैंने कहा जो एक्स एडसोर्बेट था वो इतने एरिया पे चिपक रहा है, तो इसका रेट ऑफ एडसॉर्प्शन भी इतना हुआ. इसमें इस सरफेस पे जुड़ रहा है, इसका रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इतना हुआ. इसमें सरफेस एरिया इतना है, तो इसमें रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इतना ही हुआ. तो मैक्सिमम रेट ऑफ एडसॉर्प्शन अगर मैं आपसे पूछती हूँ बाय सीइंग दैट डायग्राम ऑन द बोर्ड कि रेट ऑफ एडसॉर्प्शन किसका ज़्यादा होगा, तो वेरी क्लियरली विजिबल यू कैन से सी, बिकॉज इट इज हैविंग अ लार्जर सरफेस एरिया. क्यों? क्योंकि सी का सरफेस एरिया बड़ा है. जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उसका रेट ऑफ एडसॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा. तो फर्स्ट नंबर पे किसका होगा? सी का. सी के बाद ए का, देन बी का. तो जो नेचर ऑफ द एडसोर्बेंट है इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया. वी कैन से ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द एडसॉर्प्शन. एंड द सेकेंड फैक्टर इज nature of gas being adsorbed. फर्स्ट फैक्टर में हमने क्या कहा था? नेचर ऑफ एडसोर्बेंट. अब हम कर रहे हैं नेचर ऑफ द एडसोर्बेट कि गैस, हम कह रहे हैं गैस सॉलिड के सरफेस के ऊपर चिपक रही थी. तो गैस क्या है? एडसोर्बेट. और सॉलिड क्या है? एडसोर्बेंट. तो अब हम गैस की बात करते हैं. अगर अब मैं उल्टी सिचुएशन ले रही हूँ, मैंने इसमें क्या किया था? एडसोर्बेट एक लिया था और एडसोर्बेंट अलग लिए थे. अब मैं क्या कर रही हूँ? एडसोर्बेंट एक ले रही हूँ, लेट्स सपोज दीज ऑल आर ए. और जो एडसोर्बेट है वो अलग अलग है. जैसे मैंने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है. तो इनका जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है वो डिफरेंट होगा फॉर अ डिफरेंट गैसेस ऑन द सेम एडसॉर्प्शन, ऑन द सेम एडसोर्बेंट. जो किस पे डिपेंड करता है? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन. बहुत ही इजी वे बता रही हूँ बेटा मैं आपको. जो डिफरेंट गैसेस का रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डिफरेंट होगा वो किस पे डिपेंड करता है? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन. अब ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन अ टेम्परेचर. अब गैस का लिक्विड में चेंज होना, दिस इज कॉल्ड अ लिक्विफिकेशन. देखो लेट्स सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कोई भी एडसोर्बेंट लिया, ये इसका अपर मोस्ट सरफेस है. अब इस अपर मोस्ट सरफेस पे गैस ने चिपकना है.
गैस इजीली चिपक सकती है उस सरफेस से? नहीं, क्योंकि गैस तो मोबाइल इन नेचर है। बट अगर हम उसी गैस को टेम्परेचर प्रोवाइड करके, उसकी कूलिंग करके, उसकी कंडेंसेशन करके, या फिर उसको एक ऐसा टेम्परेचर देके जिसमें गैस लिक्विड में चेंज हो जाए, तो वो सरफेस के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड इवेपोरेट नहीं हुआ। लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है देन गैस। तो वो लिक्विड बनके सरफेस के ऊपर ज्यादा चिपक जाएगी एज कंपेयर टू गैस। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि हमारे पास जिसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा, यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी सरफेस के ऊपर जुड़ जाएगी। तो हम इस फैक्टर में क्या कह सकते हैं? और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विड में चेंज होती है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विड में चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज, ease of liquefaction increase, then adsorption increase। क्लियर है बेटा? अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। जो फर्स्ट फैक्टर था वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर में नेचर ऑफ अ गैस है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकल टेम्परेचर, कि जितनी जल्दी टेम्परेचर आएगा उतनी जल्दी गैस लिक्विड में चेंज होगी और उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? एब्जॉर्प्शन। दिस इज द सेकेंड फैक्टर। एंड द थर्ड फैक्टर इज अ टेम्परेचर। अब आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस। लेट्स सपोज दिस इज अ सॉलिड, इसके ऊपर गैस ने एड्सॉर्ब होना है। गैस इज द एड्सोबेट एंड सॉलिड इज द एड्सोर्बेंट। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हीटअप होंगे। अब वो हीटअप होंगे तो उन गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो गैस बिकम अ मोर वोलेटाइल। अब वो ज़्यादा मूव कर सकती है तो वो इसके सरफेस से बाइंड करके नहीं देगी, वो ऊपर उड़ेगी। और जब वो उड़ेगी तो क्या एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या गैस सॉलिड के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हो पा रही है? नहीं जुड़ पा रही है, नहीं रिटेन रह पा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से एड्सॉर्प्शन क्या होती है? डिक्रीज। क्लियर है बेटा? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज द प्रेशर। अब प्रेशर देखो, प्रेशर में क्या है? सेम, दिस इज अ सॉलिड एंड दिस इज अ गैस। अब आपको पता है गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अब मैं अगर इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दूं, इस पिस्टन से अगर मैं प्रेशर अप्लाई करती हूं तो इसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, मीन्स कि वो कंप्रेस्ड होने शुरू हो जाएंगे। और जब वो कंप्रेस्ड होने शुरू हो जाएंगे तो वो सॉलिड के कांटेक्ट में ज़्यादा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो इस सरफेस के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे। जब वो ज़्यादा जुड़ेंगे तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो वी कैन से प्रेशर इंक्रीज देन एड्सॉर्प्शन इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। क्लियर है बेटा? एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज, the last factor is on which the adsorption of a gas by a solid depend is the activation of, this is the last factor, fifth one, activation of solid adsorbent। अब देखो सॉलिड एड्सॉर्बेंट आपको पता है, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर एड्सोबेट ने जुड़ना है। अगर हम उस सरफेस को एक्टिव कर दें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस को अपने सरफेस पे जोड़ सकते हैं।
अगर ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस उसके सरफेस पे जुड़ेंगी तो उसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, द फर्स्ट इज बाय मेकिंग सरफेस रफ। अगर हम उस सरफेस को रफ कर दें, आपको पता है कि अगर एड्जोबेंट है, एड्जोबेंट का सरफेस प्लेन है, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, देखो बेटा इसका डेली लाइफ का। आपको पता है अगर हमारे शूज़, आपने सब शूज़ घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, अगर आप उन शूज़ के नीचे बेस देखो तो उन बेस पे हमेशा कुछ ना कुछ डिज़ाइन होता ही है। वो डिज़ाइन किस लिए होता है, ताकि उन शूज़ की जो पकड़ है एक प्लेन सरफेस पे अच्छी तरह से हो जाए। अगर वो शूज़ नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, कोई भी डिज़ाइन नहीं आएगा, या चप्पल्स है कोई भी डिज़ाइन नहीं आएगा, तो वो स्लिपरी हो जाते हैं। मीन्स कि हम फर्श पे चल नहीं सकते, फर्श पे खड़े भी नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर गैस ने सॉलिड के सरफेस के ऊपर चिपकना है, तो हम उस सॉलिड के सरफेस को अगर रफ बना दें तो उसकी जो पिकिंग पावर है गैस की वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो सरफेस क्या हो जाएगा, एक्टिव, जिसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्लियर है बेटा? मुझे लगता है कि सिंपल एग्जांपल से आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि अगर हम सरफेस को रफ बना दें तो इससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सेकंड, और हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बाय चेंजिंग इनटू पाउडर फॉर्म। अगर कोई भी चीज़, एक गैस अगर वो कम्पैक्ट फॉर्म में है और उसका कम्पैक्ट फॉर्म में, तो उसने सिर्फ इसी एरिया पे एब्जॉर्प्शन शो करना है। अगर मैं इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को पाउडर फॉर्म में चेंज कर देती हूँ, पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया तो इट स्प्रेड ऑन द होल सरफेस। अगर इस होल सरफेस पे स्प्रेड होगी तो पाउडर फॉर्म में चेंज करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। और यू नो वेरी वेल, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज। तो वी कैन चेंज द कॉम्पैक्ट फॉर्म इनटू अ पाउडर फॉर्म by which the surface area is increased and the rate of absorption is increased. Clear है बेटा? And the last, how we can make the surface active, by removing already existing gases. अगर सरफेस के ऊपर जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी गैसेस, उनको रिमूव कर दे तो नई गैसेस जुड़ सकती हैं। अगर नई गैसेस जुड़ सकती हैं तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा। क्लियर है बेटा? अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इज द फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम इस आइसोथर्म मीन्स क्या हो बेटा, आइसो मीन्स सेम एंड द थर्म मीन्स टेम्परेचर, द कंडीशन एट विच द टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बाय इंक्रीजिंग अ प्रेशर व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, लेट्स सपोज x is the mass of adsorbate and m is the mass of adsorbent। जब एड्सोबेंट सरफेस m के ऊपर जुड़ रहा है तो x by m क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन। वी कैन से रेट और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंडलिच इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। उसने क्या एक्सप्लेन करा कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अ ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज द x by m, मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ द एड्सोबेट इज ज्वाइंड एट द सरफेस ऑफ द एड्सोबेंट विद अ प्रेशर। और सिंपल आपको बेटा अभी मैंने फैक्टर में भी बताया है कि विद इंक्रीज इन अ प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज। तो हम x by m वर्सेस p लेते हैं, x by m इज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, देखो इधर इधर प्रेशर जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है। बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कि हम जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एड्सोबेंट के ऊपर चिपक चुका होगा। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ प्रेशर बाय विच
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एडजोबेट इज ज्वाइंट एट द सरफेस ऑफ द एडजोबेंट। तो अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम कहते हैं एट लो वैल्यू ऑफ पी अगर प्रेशर लो है तो x बाय m, ये ग्राफ क्या है, इट इज अ नियरली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना यहाँ तक, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ लो प्रेशर। तो x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, p की पावर हम क्या ले लेते हैं 1, तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू k p 1 लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं कहूँ एट अ हाई वैल्यू ऑफ p, जो ग्राफ क्या है नियरली कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट क्या है, मतलब एक फिक्स वैल्यू आ रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p 0, x बाय m इक्वल टू k p 0। अब लो वैल्यू पे स्टेट था, मैक्सिमम वैल्यू पे कांस्टेंट था, तो हम इंटरमीडिएट वैल्यू को बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू पे क्या होगा, देखो यहाँ से एट इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ p x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो इसकी पावर 0 और 1 के बीच में आएगी, जिसको हम क्या मान लेते हैं 1 बाय n। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम इक्वल लगाएंगे k p 1 बाय n। यहाँ पर क्या है, वेयर n इज एनी इंटीजर, कुछ भी नंबर हो सकता है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और वी कैन से सिंपल कांस्टेंट। आई होप बेटा आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं करा तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, अगर मैंने इस इक्वेशन का प्रूफ देना है, अगर मुझे इस इक्वेशन का प्रूफ देना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका लॉग या फिर इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, इसको कोरिलेट करना पड़ेगा बेटा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जैसे आपने सेम केमिकल काइनेटिक्स में करा था। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन का इंटरमीडिएट पे, जिसमें हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, 0 भी और 1 भी, लो प्रेशर भी आ गया, हाई भी आ गया, तो हम इसका लॉग लेते हैं, तो लॉग टेकिंग लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन x बाय m इक्वल टू लॉग की, आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई होते हैं वो लॉग का रूल क्या होता है, वो क्या जाते हैं प्लस, तो लॉग k प्लस लॉग p इसकी पावर 1 बाय n। और आपको पता है कि लॉग का ये भी रूल मैंने आपको बताया था कि लॉग a की पावर b, ये बताया था ना बेटा आपको, लॉग a की पावर b क्या बन जाता है b log a, तो log k प्लस 1 बाय n आगे आ जाएगा, क्या बन गया log p। तो दिस इज अ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब अगर हम इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं, इस इक्वेशन को कोरिलेट करते हैं विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, log x बाय m इक्वल टू, इसको आगे लिख दो 1 बाय n log p प्लस log k, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल इसको आगे इसको पीछे लिख दिया। अब मैं अगर इसको कोरिलेट करती हूँ विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उसके x और y क्या है कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे क्या है log x बाय m, x एक्सिस पे क्या है बेटा log p, और ये ग्राफ कैसा आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आया, जिसकी स्लोप कितनी है, स्लोप कितनी है 1 बाय n, और इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट इज द log k। और ये सारा पॉजिटिव डाटा है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव ग्राफ कैसे होते हैं अपवर्ड, अगर नेगेटिव ग्राफ थे आपको मैंने पीछे कराया था, नेगेटिव ग्राफ मैंने आपको ऐसे डाउनवर्ड कराए थे, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू विद अ पॉजिटिव स्लोप, दिस ग्राफ इज अ पॉजिटिव स्लोप एंड हैविंग अ इंटरसेप्ट log k, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है, दिस इज द एडजॉर्प्शन आइसोबार। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है एडजॉर्प्शन आइसोबार, आइसो मीन सेम, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, पहले वाले में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, अब हम क्या कांस्टेंट ले लेंगे प्रेशर, तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे x बाय m वर्सेस अ टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोबार। और ये फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है मैंने कल डिफरेंस में फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में आपको बताया था कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है वीक बॉन्ड होता है बिटवीन द एडजोबेट एंड एडजोबेंट,
तो इसी वजह से जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वीक बॉन्ड होने की वजह से एड्जोबेट और एड्जोबेंट के बीच में, तो एड्जोबेट जल्दी रिमूव हो जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ एड्जोबेंट। बट केमिकल एड्जॉर्प्शन में आपको क्या बताया था मैंने कि अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन मीन्स द बॉन्ड बिटवीन द एड्जोबेट एंड एड्जोबेंट इज स्ट्रॉन्ग, तो पहले अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस बॉन्ड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, जिस केस में एड्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज। फिर अगर हम कंटिन्यू विद कंटिन्यूशन ऑफ टेम्परेचर राइज करते रहते हैं तो वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है और वो टूट जाता है, और वो टूट जाता है तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज, एंड एड्जॉर्प्शन इज डिक्रीज। इसी वजह से ये जो ग्राफ है फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए वो अलग अलग है। पोज करके बेटा इसको नोट डाउन कर लेना। आई एम ड्राइंग अ ग्राफ फॉर फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। दिस इज फॉर अ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है, आपको पता है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर वो क्या होता है, डिक्रीज। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे, T कांस्टेंट। एंड फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन x by m वर्सेस T, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है एट प्रेशर कांस्टेंट। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल एड्जॉर्प्शन। और ये बेटा दोनों ग्राफ करने हैं। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टू लास्ट ईयर के CBSE बोर्ड में आपके पास से क्वेश्चन आया था कि द ग्राफ फॉर अ फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन फॉर एड्जॉर्प्शन आइसोबार। तो फिजिकल और केमिकल के लिए अलग अलग है, बट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दैट इज अ सेम फॉर बोथ फिजिकल एज वेल एज फॉर अ केमिकल। इसी के साथ साथ बेटा मेरा ये आज का टॉपिक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू टुमारो।